वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका साई बाबा एजुटेक चैनल में। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान का एक भाग जिसको हम पादपकारिकी कहते हैं, यानी प्लांट मार्फोलॉजी कहते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि आप हमारे साई बाबा एजुटेक एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट और PDF को प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो और अगर आपको प्ले स्टोर पर अगर हमारा ऐप नहीं मिलता है तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उससे भी डायरेक्ट ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है प्लांट मार्फोलॉजी यानी पादपकारिकी। तो पादपकारिकी को समझने के लिए आज की हमारी जो क्लास है वो हमें पूरा का पूरा प्लांट का ही पढ़ना है, यानी पादपों के बारे में पढ़ना है। तो पादपों का शरीर किससे मिलकर बना हुआ है और वो कैसे काम करता है, इसके बारे में आज की क्लास हम जानेंगे, ठीक है। तो चलते हैं हमारी क्लास की तरफ, हमारे टॉपिक की तरफ। तो हमारा पहला टॉपिक आता है, जो आज का हमारी क्लास का टॉपिक है वो है पादपकारिकी यानी प्लांट मार्फोलॉजी। तो पादपकारिकी नाम से ही आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा कि आकारिकी यानी प्लांट के आकार और स्ट्रक्चर के बारे में आज हम पढ़ेंगे, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो पादपकारिकी जो है वो पादपों के शरीर के बाह्य के आकार एवं बाह्य संरचना का अध्ययन करना पादपकारिकी कहलाता है। यानी हम कह सकते हैं कि प्लांट मार्फोलॉजी वह मेथड है जिसमें हम किसी भी प्लांट के बाहर के आकार का या स्ट्रक्चर का अध्ययन कर सकते हैं या स्टडी कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया पादपकारिकी। पादपकारिकी से हम क्या करेंगे, पादपकारिकी के कारण ही हम पादपों को देखकर या प्लांटों को देखकर उनको पहचानने में सहायक होते हैं, ठीक है। हमें नहीं पता होता, जैसे कोई भी प्लांट है, पौधा है, तो आप उसे देखकर कहेंगे ना कि ये इस चीज़ का पौधा है, ये उस चीज़ का पौधा है। कैसे? क्योंकि उसका आकार, उसका स्ट्रक्चर अन्य पौधों की तुलना में अलग अलग होता है। यानी हर प्लांट का जो आकार होता है या स्ट्रक्चर होता है वो अलग अलग होता है। तो जैसे आपने मैंगो का पेड़ देखा, मैंगो का प्लांट देखा, ठीक है, मैंगो का प्लांट बहुत लंबा होता है। आपने बनाना का प्लांट देखा, वो मतलब सबके स्ट्रक्चर जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, कहने का मतलब, ठीक है। तो पादपकारिकी में हम जब आते हैं नेक्स्ट, तो क्या है कि जो हम जितने भी प्लांट होते हैं उनको हम 6 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। जिसमें पहला होता है हमारा रूट यानी जड़, उपजी इनको हम तना भी बोलते हैं, तने, स्टेम पत्तियां यानी लीव्स, फ्रूट यानी फल, फ्लावर और सीड, ठीक है। तो जड़ जो है सबसे पहला हमारा भाग होता है पौधे का, फिर उसके बाद हमारा तना आता है, फिर पत्तियां आती हैं, फिर फल आते हैं, फिर फूल आते हैं और बीज आते हैं। तो आज की हमारी जो क्लास है इसमें हम इन 6 के 6 पार्ट को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। 6 के 6 जितने भी हमारे पार्ट हैं इनको हम डिटेल में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो पार्ट आता है वो आता है हमारा रूट यानी जड़ का। तो जड़ हमारी पौधे के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, ये नॉर्मल रूट सिस्टम होता है, ठीक है। तो पौधे अब जड़ क्या होती है हमें पता होना चाहिए कि रूट क्या होती है। जड़ को हिंदी में मूल भी बोलते हैं, ठीक है, मूल, जड़ और इंग्लिश में रूट बोलते हैं, ठीक है। तो अब जो रूट है वो क्या है, तो वो पौधे का वह हिस्सा होती है यानी प्लांट का वह भाग होती है, वह पार्ट होती है जो भूमि के अंदर होती है, जो भूमि के अंदर छुपी हुई होती है, जिसे हम जड़ या रूट या मूल कहते हैं, ठीक है। अब जड़ का काम क्या होता है, जड़ें मिट्टी के कणों को परस्पर बांध के रखती हैं। क्या होता है कि जब कोई प्लांट होता है, ये हमारे पौधे की जड़ें हैं और ये हमारा एक छोटा सा प्लांट है, ठीक है। अब इस प्लांट के लिए हमें मिट्टी की ज़रूरत होती है और मिट्टी हमारी जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को पकड़ के रखती हैं। उसकी जो पकड़ होती है वो मिट्टी की जो पकड़ होती है उसको मजबूत बना के रखती है। क्यों? क्योंकि जड़ के द्वारा ही खनिज लवण को हम भूमि से अवशोषित करते हैं और तनों के माध्यम से हम पूरे के पूरे पौधे में पहुंचाते हैं, ठीक है। तो ये था कि और पौधों को भूमि पर स्थिर रखती है। अब जड़ का क्या काम है, अगर जड़ मान लीजिए अगर जड़ नहीं हो तो पौधे तो ऊपर ही ऊपर लगे रहें और एक हवा चले तो पौधा नीचे गिर जाए, है ना। तो उसको बचाने के लिए, उसको स्थिर रखने के लिए जड़ बहुत ज़्यादा आवश्यक होती हैं और ये पौधों के पोषण के लिए यानी न्यूट्रिशन के लिए ज़रूरी खनिज यानी मिनरल्स को भूमि से अवशोषित करती हैं, अब्जॉर्ब करती हैं और स्टेम के माध्यम से पहुंचा देती हैं, ठीक है। पूरे पौधे में किसके माध्यम से पहुंचा देती हैं, स्टेम के माध्यम से पहुंचा देती हैं। अब नेक्स्ट जो हमारी जड़ है वो हमारी जड़ 2 प्रकार की होती है, ठीक है। पहली होती है हमारी टैप रूट और सेकंड होती है हमारी रेशेदार रूट। अब जो टैप रूट होती है उसको हम मूसला जड़ बोलते हैं, यानी कि ये जो जड़ होती है ये बहुत मोटी होती है, नाम से ही क्लियर हो रहा है, मोटी होती है, थिक होती है,
ठीक है, ये थिक होती है और ये बहुत ज़्यादा थिन होती हैं, पतली होती हैं। लेकिन जो फिब्रस रूट्स होती हैं इनको अपस्थानिक जड़ भी कहते हैं। फिब्रस रूट का एक नाम और है, इनको अपस्थानिक जड़ कहेंगे, ये अपस्थानिक जड़ भी होती हैं। अब जो टैप रूट है इसका क्या काम होता है और फिब्रस रूट का क्या काम होता है? जो टैप रूट होती हैं वो पूरा इनकी जो मतलब जो जड़ों का स्ट्रक्चर होता है ना वो बहुत ज़्यादा मोटा होता है, थिक होता है। और जैसे इनके एग्जांपल में मैं आपको बताऊंगी। और जो फिब्रस रूट होती हैं इसकी जो जड़ें होती हैं बहुत ज़्यादा पतली होती हैं, महीन होती हैं धागे के रूप में। ठीक है, तो हम जड़ दो प्रकार की होती है, हमें पता है कौन सी होती है। एक होती है टैप रूट, एक होती है फिब्रस रूट, रेशेदार या अपस्थानिक। तो जो मूसला जड़ होती है ये भी हमारी 2 टाइप की होती है। अब जो मूसला जड़ हमारे 2 प्रकार की होती है वो 4 प्रकार की होती है। ये कौन कौन सी होती हैं? तो जो हमारा मूसला जड़ को हम टैप रूट कहेंगे। तो टैप रूट सिस्टम की मुख्य मोटी जड़ है, यानी टैप रूट क्या होता है? जो हमारा पूरा प्लांट का जड़ का सिस्टम होता है, रूट सिस्टम होता है, उसकी सबसे मोटी जड़ होती है और जो मिट्टी में लंबवत रूप से गहरी होती है। मिट्टी में, जैसे ये मिट्टी है, मिट्टी में लंबवत रूप से रहती है और गहरी होती है। यह बीज के मूल से विकसित हुई होती है। जैसे मैंने आपको बताया स्प्राउट, ये बीज रहता है, बीज के मूल से जो विकसित हुई होती है जड़ वही होती है। इसलिए एक एकल पौधे की जड़ प्रणाली में केवल एक टैप रूट होती है और यह एक निरंतर जड़ होती है। ठीक है, ये बढ़ती रहती है। तो मूसला जड़ यानी टैप रूट के जो उदाहरण हैं, एग्जाम्पल है, वो है गाजर, कैरेट, मूली, शलगम और चुकंदर। ठीक है, अब ये जो होती है वो 3-4 प्रकार की होती हैं। जैसे कॉनिकल रूट, कॉनिकल जिसका स्ट्रक्चर कॉनिकल जैसा है तो वो कॉनिकल, फ्यूजीफॉर्म जिसका स्ट्रक्चर फ्यूजीफॉर्म है, नेपीफॉर्म रूट जिसका नेपीफॉर्म है, ये शलगम है, और ट्यूबरस जिसका स्ट्रक्चर ट्यूब के जैसा है। ठीक है, नेड्यूलेटेड यानी कि बल्ब, छोटे छोटे नोड्यूल्स बने हुए होते हैं, छोटे छोटे बल्ब बने हुए होते हैं। ठीक है, तो जो ये हो जाते हैं नेड्यूलेटेड। ठीक है, तो ये हमारी टैप रूट्स हो गई। टैप रूट्स के एग्जाम्पल आप याद रखें, गाजर, मूली, शलगम, चुकंदर। एग्जाम में आपसे ये पूछा जाएगा कि टैप रूट का उदाहरण है, टैप रूट का उदाहरण है, और नाम दे दिए जाएंगे आपको 4, तो उनमें से आपको सही पर टिक करना होता। ठीक है, तो ये हमारी थी मूसला जड़ यानी टैप रूट। अब टैप रूट के बाद हम नेक्स्ट पे आते हैं कि रेशेदार जड़ यानी अपस्थानिक जड़। तो अपस्थानिक जड़ कैसी होती है? जब पौधों के आधार से या किसी अन्य हिस्से से एक साथ एक जैसे आकार वाली जड़ें निकलती हैं, एक साथ एक जैसे आकार वाली बहुत सारी जड़ें निकलती हैं, तो इन्हें रेशेदार जड़ तंत्र कहा जाता है, यानी फिब्रस रूट सिस्टम कहा जाता है। जैसे गेहूं का पौधा आपने देखा होगा, चावल का, मक्के का, घास का, आदि की जड़ें रेशेदार होती हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल जैसे सरसों, चना, मक्का, गाजर, ये एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट है, तो ये आप याद रखें। ठीक है, तो ये हमारी थी जड़ें, जड़ों की आकारिकी और जड़ के काम। ठीक है, कि जड़ का क्या काम होता है? जड़ का काम होता है खनिजों को मिट्टी से अब्जॉर्ब करके तने तक पहुंचाना। ठीक है, तो हमने हमारे पादप हमारे मतलब प्लांट पादप आकारिकी में हमने हमारा जो 6 भाग थे जिनमें से एक जड़ था, वो जड़ को हमने क्लियर कर दिया। जड़ हमारा क्लियर हो गया। इसके बाद आते हैं हम जड़ के हमारे काम क्या होते हैं, फंक्शन ऑफ रूट्स। तो जड़ों का कार्य सबसे पहले वो क्या काम करते हैं? प्लांट को बेस देते हैं। ठीक है, प्लांट को बेस देंगे और मजबूत बनाएंगे, स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। फिर जड़ों के मूल रोम और कई कोमल भाग जल तथा जल में घुलित खनिज लवण का अवशोषण करते हैं। जड़ के अंदर जो मूल रोम होते हैं, मेन जो रूट्स होती हैं, वो क्या काम करती हैं? वाटर को अब्जॉर्ब करने का काम करती हैं, वाटर और मिनरल्स को अब्जॉर्ब करने का काम करती हैं, जिसे हम अब्जॉर्प्शन कहते हैं। अब जड़ों द्वारा अवशोषित जल, खनिज लवण संवहनी ऊतक द्वारा पौधे के अन्य भागों में पहुंच जाते हैं। वस्कुलर टिश्यू जो होते हैं, अब वस्कुलर टिश्यू कौन कौन से होते हैं? एक होता है जाइलम और एक होता है फिलोयम। ये फिलोयम हम नेक्स्ट की क्लास में पढ़ेंगे, जाइलम फिलोयम। जब हमारा प्लांट टिश्यू का टॉपिक आएगा उसमें हम सारे के सारे प्लांट के टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा जो जाइलम और फिलोयम है वो भी हमारा टिश्यू है, तो वो वस्कुलर टिश्यू कहलाते हैं। तो उनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो ये क्या करते हैं? ये पौधों के अन्य भागों में खनिज लवण, वाटर और मिनरल्स को पहुंचा देते हैं। फिर जड़ें भोज्य पदार्थों को संग्रहण का कार्य भी करती हैं, यानी फूड को स्टोर करने का काम भी करती हैं। फूड स्टोरेज भी हैं, ये फूड को स्टोर करने का काम भी करती हैं, जिनका उपयोग पौधों द्वारा प्रतिकूल परिस्थितियों में किया जाता है, यानी इमरजेंसी में इनका यूज़ कर लिया जाता है।
जड़ आसपास की मिट्टी को जकड़े हुए रहती है, यानी जड़ जो रहती है वो मिट्टी को आप पकड़ के रखती हैं, जिससे सॉइल इरोजिंग नहीं होता। सॉइल इरोजिंग यानी मृदा अपरदन नहीं होता। ये आप लोगों ने शायद 6th-7th में ही पढ़ा होगा कि सॉइल इरोजिंग कौन रोकता है? प्लांट रोकते हैं। और प्लांट कैसे रोकते हैं? रूट के माध्यम से, यानी जड़ के माध्यम से। क्यों? क्योंकि जितने प्लांट लगे होंगे भूमि पर उतनी ज़्यादा मिट्टी मिट्टी को पकड़ के रखेंगे, और जब बाढ़ जैसी स्थिति बनेगी तो उसमें मिट्टी को बहाकर नहीं लेकर जा पाएगी। ठीक है, तो ये था सॉइल इरोजिंग। तो जड़ हमारे मुख्यतः बहुत 5 काम करती है। सबसे पहले तो वो प्लांट को बेस देती है, फिर वो वाटर और मिनरल्स को ऑब्जॉर्ब करके रखती है, फिर वो क्या करती है? जो ऑब्जॉर्ब किए हुए मिनरल्स होते हैं उनको वस्कुलर टिश्यू में लेकर जाती है, और फूड स्टोरेज का काम करती है, और इमरजेंसी में फूड स्टोरेज का काम करती है, और ये सॉइल इरोजन को रोकती है। ठीक है, तो ये थे हमारे जड़ के काम, फंक्शन ऑफ रूट्स। अब इसके बाद हम आते हैं कि तना, हमारा स्टेम क्या काम करता है। तो हमारा जो स्टेम है पौधे का, वह भाग जो भूमि के ऊपर भ्रूण के प्रांकुर से विकसित होकर भूमि के गुरुत्वाकर्षण के विपरीत प्रकाश की ओर बढ़ता है, तना कहलाता है। भूमि के गुरुत्वाकर्षण के विपरीत बढ़ता है, यानी हमें पता है कि हम लोग चल किसके वजह से पा रहे हैं? ग्रेविटी की वजह से। हम लोग चल किसकी वजह से पा रहे हैं? ग्रेविटी की वजह से। तो ये ग्रेविटी हमें किस तरफ खींचती है? हमें जमीन की तरफ खींचती है। लेकिन जो स्टेम होता है वो किस तरफ बढ़ता है? ग्रेविटी के एकदम अब अलग डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसको ये गुरुत्वाकर्षण के विपरीत प्रकाश की ओर बढ़ता है। ठीक है, एक होता है प्रकाशानुवर्तन, एक होता है गुरुत्वानुवर्तन। जो पौधे होते हैं, कुछ पौधे होते हैं जिन्हें हम प्रकाशानुवर्तन कहते हैं, और कुछ होते हैं जिन्हें हम गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। तो जो प्रकाशानुवर्तन पौधे होते हैं वो प्रकाश की तरफ बढ़ते हैं, और जो गुरुत्वानुवर्तन होते हैं वो प्रकाश के विपरीत बढ़ते हैं, यानी कि मिट्टी की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो जो मिट्टी की तरफ बढ़ते हैं वो हमारा तना हो जाता है। अब जो भ्रूण से प्रांकुर को विकसित होकर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण, यानी जो पौधा हमारा जो बढ़ रहा है, ये जो बढ़ने वाला भाग है यही हमारा स्टेम होता है। ठीक है, पौधे का जो बढ़ने वाला भाग होता है यही स्टेम होता है। अब स्टेम का क्या होता है? इसमें क्या होता है कि इसी से शाखाएं, पत्ती, फूल और फल बनते हैं। ठीक है, जैसे ये डायग्राम में पार्ट्स ऑफ अ स्टेम, स्टेम के जो पार्ट्स हैं, क्या होता है? स्टेम बढ़ता है, ये बड बनाता है, फिर ये बड आगे जाके ब्रांच बनती है। ठीक है, ब्रांच आगे जाके लीफ में कन्वर्ट होती है, फिर ये नोट्स दिए जाते हैं। नोट्स क्यों? क्योंकि यहाँ से भी हमारे बर्ड्स निकल सकते हैं, और फिर ऊपर जाके हमारे बर्ड बनते हैं, यहाँ पे इसकी ग्रोइंग एंड हो जाती है। ठीक है, तो ये था हमारा स्टेम। अब स्टेम जो है, स्टेम के मॉडिफिकेशन यानी तने का रूपांतरण भी बहुत प्रकार से किया गया है। आप लोगों को पता होगा कि पोटैटो जो है उसे हम रूट नहीं कह सकते, भले ही वो मिट्टी के अंदर हो, भले ही वो मिट्टी के अंदर क्यों ना हो, उसे हम रूट नहीं कह सकते, क्योंकि इसे हम कहेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, क्योंकि ये स्टेम का मॉडिफिकेशन है, ये स्टेम को मॉडिफाई करके बनाया गया है। ठीक है, तो ये जो होगा ये अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन होगा, अंडरग्राउंड स्टेम कहलाएगी। ठीक है, जैसे जो पोटैटो होगा, आप पोटैटो को आप जड़ नहीं कह सकते हैं, पोटैटो जो है वो तने का रूपांतरण है, यानी कि मॉडिफिकेशन ऑफ मॉडिफाइड किया गया है स्टेम से। ठीक है, तो ये हमारा जो पोटैटो है ये हमारा कहलाएगा कि ये अंडरग्राउंड स्टेम है। ठीक है, स्टेम जो होती है वो 3 टाइप की होती हैं, इनमें एक एरियल होती है, एक सब एरियल होती है, और एक अंडरग्राउंड होती है। ठीक है, एरियल यानी अर्धवायवीय, सब एरियल एरियल यानी वायवीय जो हवा में ही रहता है। और जैसे स्ट्रॉबेरी, आपने स्ट्रॉबेरी का डायग्राम देखा है, तो जो स्ट्रॉबेरी होती है वो होती है एरियल, उसको हम एरियल कहेंगे, यानी कि वायवीय। इसका जो स्टेम होता है वो वायवीय होता है, यानी एरियल होता है। फिर नेक्स्ट आते हैं हम राइजोम पर, तो ये हमारा सब एरियल हो जाता है, ये सब एरियल। जैसे आप सेकंड भी अनियन को देख लीजिए, अनियन जो है हमारा वो भी सब एरियल है, यानी अर्धवायवीय, यानी आधा वायु में है और आधा मिट्टी में दबा हुआ है। और थर्ड नंबर पे आता है हमारा भूमिगत, तो जिसमें जिंजर आ जाता है, पोटैटो आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारे थे तने की रूपांतरण, मॉडिफिकेशन। तो ध्यान रखें आप, तने का कुछ विशिष्ट कार्य करने के लिए तने में रूपांतरण होते हैं, मॉडिफिकेशन होते हैं, और वो मॉडिफिकेशन 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट एरियल,
सब एरियल और अंडरग्राउंड, ठीक है। तो जो एरियल है उसका एरियल है यानी कि जिनके तने वायु में होते हैं, यानी पृथ्वी के भूमि के ऊपर होते हैं वो वायवीय, और जो आधे भूमि में होते हैं और आधे वायु में होते हैं वो अर्धवायवीय, और जो पूरे के पूरे भूमिगत होते हैं यानी अंडरग्राउंड होते हैं वो उनको भूमिगत कहते हैं, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के रूपांतरण होते हैं तने में, याद रखें आप। फिर तने के काम क्या होते हैं? तो सबसे पहले ये पौधों को सहारा देते हैं, यानी पौधों को सीधे खड़े होने के लिए उन्हें सहारा देते हैं। जड़ों द्वारा अवशोषित जल और खनिज को पत्तों तक पहुंचाते। अब क्या हुआ कि जो हमारी जड़ थी, हमारी जड़ें थी, इन्होंने क्या काम किया कि जो भी वाटर और मिनरल्स थे, वाटर और मिनरल्स जो थे उन्होंने कहाँ तक पहुँचा दिए? स्टेम तक, ठीक है। अब स्टेम का काम बनता है आगे कि ये आगे चल के पूरे के पूरे प्लांट के भागों में पहुँचाए, ठीक है। तो जो था हमारी जो रूट थी उसने स्टेम तक पहुँचाया, स्टेम ने हमारी पूरी की पूरी पत्तियों तक पहुँचा, ठीक है। अब पत्तों द्वारा तैयार भोजन को पौधों के विभिन्न भागों में पहुँचाता है। अब इसका नेक्स्ट एक और काम क्या होता है कि हमारी पत्तियाँ भोजन बनाती हैं, ठीक है। ये आपको पता ही होगा, हमारी पत्तियाँ भोजन बनाती हैं। अब हमारी पत्तियाँ भोजन कैसे बनाती हैं? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से बनाती हैं। हमारी पत्तियाँ भोजन बनाती हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से। अब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या होती है? इसको हम बोलेंगे फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है, इसमें क्या होता है कि हमारी जो पत्तियाँ होती हैं, ये एक प्रोसेस होती है, मैं आपको समझा देती हूँ कि इसको हम बाष्पोत्सर्जन कहते हैं, सॉरी फोटोसिंथेसिस। तो ये फोटोसिंथेसिस होगा, इसमें क्या होगा कि जो पत्ती होगी हमारी, जैसे ये एक प्लांट है और इसकी एक ये लीफ है। अब इसमें क्या होगा कि ये लीफ है, इसमें छोटे छोटे रोम्स हैं जिनको हम कहेंगे स्टोमेटा, ठीक है। और स्टोमेटा के अंदर ही हमारी छोटी छोटी गार्ड सेल्स होती हैं जो आयन एक्सचेंज का काम करती हैं और गैसेस एक्सचेंज का काम करती हैं, ठीक है। आयन और गैसेस एक्सचेंज का काम करती हैं। अब क्या होता है कि जब ये पत्ती है, लीफ है, इसमें सनलाइट पड़ेगी, ठीक है। सनलाइट पड़ने के बाद ये फूड बनाएगी, ठीक है। और फूड बना के इसका जो फूड है पूरे हमारे पूरे प्लांट के पार्ट तक पहुंचाएगी, ठीक है। प्लांट के पार्ट तक ये इसका जो फूड है वो कौन पहुंचाएगी? स्टेम के थ्रू इसका पूरा का पूरा फूड जो है वो सारे के सारे पूरे प्लांट में पहुंच जाएगा, ठीक है। तो अब ये जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है, ये प्रोसेस में एक सबसे ज़रूरी होता है हमारा कि 6CO2 + 12H2O, ये सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। ये मैं क्लोरोफिल क्या होता है मैंने आप लोगों को सेल वाले चैप्टर में बता दिया था कि ये सेल ऑर्गेनल होता है जो प्लांट सेल में पाया जाता है, और ये क्लोरोफिल जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड में होता है, ठीक है। तो जो क्लोरोफिल, इसी वजह से हमारे प्लांट का कलर ग्रीन होता है, ठीक है। याद रखिए आप कि हमारे पौधों का हरा कलर किसकी वजह से होता है? क्लोरोफिल की वजह से। तो अब क्या होगा कि हमने कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मॉलिक्यूल्स लिए, सनलाइट की प्रेजेंस पे हमने रिएक्शन कराई, तो क्या बनेगा? C6H12O6 + 6H2O, ठीक है, + 6O2। क्या हुआ इसमें कि जो हमारा हमने सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन के बीच में वाटर के बीच में केमिकल रिएक्शन कराई, तो केमिकल रिएक्शन कराने पे हमें मिला ग्लूकोज और वाटर और ऑक्सीजन, ठीक है, और ऑक्सीजन। तो ये हमारी जो प्रोसेस थी, इससे हमने क्या किया? फूड को बनाया। तो फूड बनाने की जो प्रोसेस होती है वो होती है हमारी फोटोसिंथेसिस, से हम फोटोसिंथेसिस कहेंगे, ठीक है। तो ये जो जितनी भी पूरी की पूरी प्रोसेस होती है वो एक लीफ में होती है, पत्ती में होती है। तो अब ये जो प्रोसेस हुई, अब इस प्रोसेस होने के बाद में जो फूड बना है वो फूड को प्रिजर्व करने का काम एक तो जड़ का होता है, और दूसरा हमारा तना जो होता है वो क्या काम करता है? पत्तों के द्वारा तैयार भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, विभिन्न यानी सारे भागों तक पहुंचाता है, ठीक है। और कुछ तने जो होते हैं वो भोजन का संग्रह भी करते हैं, यानी फूड को स्टोर भी करते हैं, फूड को स्टोर करने का काम भी करते हैं। क्लियर हुआ? ठीक है, ये तो हमारे थे तने के काम। अब नेक्स्ट आते हैं हम कि तने के काम के बाद आएंगे हम पत्ती की संरचना। तो पत्ती क्या होती है? पत्ती को हम पर्ण बोलते हैं, हिंदी में पर्ण और इंग्लिश में लीफ। तो लीफ या स्तंभ या शाखा की पार्श्व अतिवृत्ति है,
ये शाखा की पार्श्ववर्ती वृद्धि है, यानी ये हम एक ब्रांच निकली है, इसकी अधिवृद्धि यानी आगे चलने वाली वृद्धि है और पार्श्व में है। पार्श्व यानी चपटी, ठीक है। तो यह चपटी व फैली हुई पर्व संधि पर विकसित होती है और ये अग्र अभिसारी क्रम में व्यवस्थित होती है और पत्ती के कक्ष में कली होती है जो शाखा बनाती है, ठीक है। पत्ती के जो कक्ष में क्या होता है, एक कली होती है छोटी सी, जो हमें यहाँ से शाखा का निर्माण करती है। और पत्ती सामान्यतः हरी व प्रकाश संश्लेषण कर भोजन का निर्माण करती है। प्रकाश संश्लेषण मैंने आपको बता ही दिया कि प्रकाश संश्लेषण कैसे करती है। ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करती है जिसमें आयन एक्सचेंज होते हैं, जिसमें से CO2 को ऑब्जॉर्ब करती है और O2 को बाहर छोड़ती है। हमारी जो रिएक्शन हम लोग जो फूड बनाते हैं उसमें हमारा क्या होता है कि हम जो रेस्पिरेशन लेते हैं उसमें हम O2 को लेते हैं और CO2 को छोड़ते हैं, लेकिन पौधों में ये प्रक्रिया उल्टी होती है। उसमें पौधे CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। इसी वजह से कहा जाता है कि पौधों को ज़्यादातर लगाना चाहिए जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी ना हो। अब पत्ती के जो प्रकार होते हैं, पत्ती भी दो प्रकार की होती है। एक होती है सरल पत्ती यानी सिंपल लीफ और एक होती है कंपेलेंट लीफ या कंपाउंड लीफ, ठीक है। तो जैसे इसका जो सिंपल लीफ जो होती है वो अकेले होती है, यानी शाखा से सिर्फ एक लीफ निकली होती है। जो कंपाउंड लीफ होती है उसमें क्या होता है, बड से एक और शाखा होती है, उसमें से बहुत सारी पत्तियां निकली हुई होती हैं। जैसे जो हमारी सिंपल लीफ है उसका एग्जाम्पल होता है आम, मैंगो, बरगद, बनियान, पीपल, अमरूद, गुआवा, ठीक है। और जो कंपाउंड लीफ है इसका एग्जाम्पल होता है नीम। तो ये आप एग्जाम्पल जो है इनके एग्जाम्पल्स याद रखें कि टाइप ऑफ लीफ कितने प्रकार की होती है, यानी लीफ के टाइप कितने होते हैं। अब पत्ती के रूपांतरण पे आते हैं कि पत्ती के भी तो रूपांतरण होते हैं। तो सबसे पहले आता है पर्णघट, यानी कि जो पत्ती होती है वो एक घड़े के रूप में मॉडिफाई हो जाती है, ठीक है। ये घड़े के रूप में मॉडिफाई क्यों होती है, क्योंकि इसको नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है और ये पत्ती जब घड़े के रूप में उन पौधों में होती है जो कीचड़ में लगते हैं या जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है उस जगह पे लगते हैं। तो वो अपनी नाइट्रोजन कमी को पूरा करने के लिए एक अपना घड़े का रूप बना लेते हैं और एक पत्ती से अपना ढक्कन बना लेते हैं, जिससे क्या होता है कोई भी कीट आता है और उस घड़े के पास आता है और वो बंद हो जाता है। तो अपनी नाइट्रोजन की कमी वो किसके द्वारा पूरी करती है, कीट के द्वारा, यानी इंसेक्ट्स के द्वारा। ये इंसेक्ट्स को खाते हैं ये वाले प्लांट और अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर लेते हैं। अब इसमें नेक्स्ट सेकंड आता है पर्णाभ व्रंत। पर्णाभ व्रंत यानी जो पत्ती हमारी होती है उसके जो एक अजीब से व्रंत में मॉडिफाई हो जाती है, यानी कि स्टेम, पतले से स्टेम में मॉडिफाई हो जाती है, ठीक। थर्ड है हमारा पत्ती का प्रतान। पत्ती का प्रतान यानी पत्ती जो है वही लंबी एक तने के रूप में लंबी 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 हो जाती है, ठीक है। फिर पत्रक प्रतान। पत्रक प्रतान यानी उसमें से छोटी छोटी इस टाइप की वो निकलने लगती है। आप लोगों ने छोटी छोटी बेल्स वगैरह देखी होंगी, तो उन बेल में छोटी छोटी प्रतान निकले हुए होते हैं। फिर आते हैं पर्ण थैली। तो इसमें जो पत्ती होती है वो एक थैली के फॉर्म में आ जाती है, ठीक। और एक आता है पर्णशूल। पर्णशूल यानी एक शूल यानी लंबाई में बढ़ती जाती है, ठीक है। तो ये थे हमारे मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ यानी पत्ती के रूपांतरण। पत्ती के कार्य क्या होते हैं, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि पत्तियां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पौधे के लिए भोजन का निर्माण करती हैं। ये आप याद रखें कि पौधे का कौन सा, ऐसा क्वेश्चन आया है कि पौधों का कौन सा भाग भोजन बनाता है, भोजन का निर्माण करता है। पौधे का कौन सा भाग भोजन का निर्माण करता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि पौधे की पत्तियां भोजन का निर्माण करती हैं, ठीक है। क्लियर हुआ, पौधे का कौन सा भाग भोजन का निर्माण करता है, तो पौधे की पत्तियां भोजन का निर्माण करती हैं। अब पत्तियां प्रकाश संश्लेषण भी करती हैं यानी फोटोसिंथेसिस भी करती हैं और रेस्पिरेशन भी करती हैं। पत्तियां जो होती हैं वो फोटोसिंथेसिस भी करती हैं और श्वसन यानी रेस्पिरेशन भी करती हैं। अब रेस्पिरेशन करने के लिए उन्हें क्या करना होगा, गैसों का आदान प्रदान करना होगा यानी गैसेस एक्सचेंज करनी होंगी, ठीक है। ये गैसेस एक्सचेंज का काम भी करती हैं। गैसेस एक्सचेंज का काम किससे करती हैं, ये गार्ड सेल से करती है। जो मैंने आपको बताया जो स्टोमेटा में गार्ड सेल होती हैं उनके द्वारा गैसों का एक्सचेंज होता है, ये गार्ड सेल्स में करती हैं। अब पत्तियां ट्रांसपिरेशन की क्रिया को नियंत्रित करती हैं और पत्तियां कलिकाओं को भी सुरक्षा प्रदान करती हैं। ट्रांसपिरेशन यानी कि जो वाटर रिलीज हो रहा है, जो वाटर प्लांट में से वाटर रिलीज हो रहा है उसको रोकती हैं।
उसको रोकने का काम करती हैं, उसको हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। ठीक है, ये ट्रांसपिरेशन की मेथड को, प्रोसेस को नियंत्रित भी करती हैं और पत्तियां कलिकाओं को सुरक्षा भी प्रदान करती हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं हम कि ये तो हमारी पत्तियां थी। अब पत्ती के बाद हमारा आएगा फूल, फ्लावर। ठीक है, क्योंकि हमने सबसे पहले हमारी जड़ आती है, फिर उसके बाद स्टेम बनता है और फिर पत्तियां। ठीक है, तो हमारा जो फूल है उसका क्या काम होता है? तो फूल, हमें सबसे पहले पता हो कि फूल पौधे का जनन अंग होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। ये आप याद रखें क्योंकि क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उससे रिलेटेड ही मैं आप लोगों को समझा रही हूँ। जैसे फूल, फ्लावर के बहुत क्वेश्चन आते हैं। क्या है कि इसमें ये पूछेंगे कि पुष्प का कौन सा भाग रिप्रोडक्टिव और पुष्प का कौन सा भाग है जो जनन अंग कहलाता है? तो आपको पता हो कि पुष्प का पौधे का पुष्प वाला भाग जनन अंग होता है, जिसके माध्यम से नए पौधों का निर्माण होता है, जो नए पौधे बनाता है। और इसके अध्ययन को, इसकी स्टडी को हम एंथोलॉजी कहते हैं। यानी फूल की स्टडी को हम क्या कहेंगे? फ्लावर की स्टडी को हम क्या कहेंगे? एंथोलॉजी। ठीक है, पेड़ पौधों में पुष्प का प्रमुख कार्य प्रजनन के द्वारा फलों का निर्माण करना होता है। ये क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन के द्वारा रिप्रोडक्शन करके एक फल बनाते हैं और फल हमारा सीड में कन्वर्ट हो जाता है। रिप्रोडक्शन करके फ्रूट बनाते हैं और जो हमारा फ्रूट होता है वो हमारा सीड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि बीज में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर हुआ? इसमें प्रजनन परागण क्रिया के द्वारा होता है, जो कि कीट पतंगों, मधुमक्खियों और हवा के द्वारा भी होता है। चलिए, अब फूल पे तो थे हम कि फूल क्या है? फूल एक जनन अंग होता है जिसके माध्यम से हम नए पौधों का निर्माण करते हैं। अब नए पौधों का निर्माण होता कैसे है? तो सबसे पहले हमें पता हो कि इन्होंने कहा है कि इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो परागण से होता है। ठीक है, तो परागण मैंने शायद आप लोगों को एक कोई सी क्लास में पढ़ा दिया था, लेकिन अभी मैं एक बार और आप लोगों को थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में बता देती हूँ कि परागण क्या होता है। तो परागण जो होता है वो क्या करते हैं? परागण की जो प्रोसेस होती है वो पराग कण, जो फूल के जो पराग कण होते हैं उनको अंडप यानी ओव्यूल, ओवरी तक पहुँचाने का काम, पराग कण अंडप तक जो पहुँचते हैं, और इस प्रोसेस को हम परागण कहते हैं। ठीक है, सॉरी, पॉलिनेशन, इसको इंग्लिश में हम कहेंगे पॉलिनेशन। परागण पॉलिनेशन कहलाता है। ठीक है, अब जो पॉलिनेशन होता है हमारा 2 टाइप का होता है। एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन और एक होता है हमारा क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन जो हमारा होगा, इसमें क्या होगा कि सेल्फ पॉलिनेशन में जो हमारा प्लांट होता है वो खुद सेल्फ यानी अपने आप से ही पॉलिनेट हो जाता है। ठीक है, और क्रॉस पॉलिनेशन में ऐसी किसी मीडियम की ज़रूरत होती है, जैसे कि इंसेक्ट्स हो गए, विंड हो गया, हवा हो गई, या वाटर हो गया। ठीक है, इन सब की ज़रूरत होती है। तो हमारा जो पॉलिनेशन था वो क्या है कि जो पराग कण को अंडक तक पहुंचाने की जो प्रोसेस होती है वो परागण होती है। अब सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है कि जो पराग कण होते हैं वो खुद ही चले जाते हैं अंडक तक उड़कर। ठीक है, और क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है कि इंसेक्ट्स के थ्रू जाते हैं, जैसे कि इंसेक्ट्स के पैरों में लग के परागकण अंडक तक दूसरे किसी पौधे पर पहुंच जाते हैं। या फिर विंड यानी हवा चलती है, बहुत ज़्यादा ज़ोर से अगर हवा चलती है तो पौधों के जो परागकण होते हैं वो उड़ के एक पौधे से दूसरे पौधे पर पहुंच जाते हैं। या फिर वाटर, जैसे वाटर वाले प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं कि जब लहर चलती है तो उस लहर के माध्यम से एक पौधे से निकल के दूसरे पौधे तक पहुँच जाते हैं। तो ये था हमारा परागण। ठीक है, तो हमारी परागण की जो प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस से ही फूल फ्रूट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो और जो पुष्प का अध्ययन करना होता है, पौधे का फूल का अध्ययन करना एंथोलॉजी कहलाता है। ये आप याद रखें, पौधे का अध्ययन करना एंथोलॉजी कहलाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं कि फूल के भाग कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो फूल के 4 भाग होते हैं। सबसे पहले तो पहला होता है बाह्यदलपुंज, जिसको हम कैलिक्स कहते हैं। फिर आएंगे दलपुंज, जिनको हम करोला कहेंगे। फिर आएंगे पुमंग, एंड्रोशियम, और फिर आएंगे जायंग। पुमंग और जायंग जननांग होते हैं, जननांग होते हैं। पुमंग मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है और जायंग फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। अब इसमें क्या होता है कि जो सबसे पहले ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा, ये है ओव्यूल। सबसे पहले ओव्यूल यानी अंडाशय। ठीक है, इसको हम ओवरी भी कहेंगे, ओवरी भी कह सकते हैं। इसमें ओव्यूल बनता है। ठीक है, अब ये है बाह्यदल, बाह्यदल पुंज, इसको हम कैलिक्स कहेंगे। ये कैलिक्स है।
सब ये पुष्पवृंत है, ये पुष्पासन है, ये पुष्पीयक्ष है। इसमें क्या होता है कि एक हमारा पूरा का पूरा फ्लावर है, पुष्प के भाग दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसमें ये वर्तिकाग्र होते हैं, वर्तिकाग्र यानी परागकण, सॉरी ये वर्तिकाग्र है, ये वर्तिका है, ये पुंकेसर है। पुंकेसर जो होते हैं इन्हीं में हमारा जो पुंकेसर है, पुंकेसर का जो ऊपरी भाग है इसको हम कहेंगे परागकोश, और परागकोश में लघु बीजाणुधानी होते हैं यानी पॉलन ग्रेन, इनको हम पॉलन ग्रेन कहते हैं। जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वही फ्लावर में, फ्लावर की ओवरी, ये पॉलन ग्रेन्स यहाँ से सीधे फ्लावर की ओवरी में जाते हैं, ओवरी में जाके जो ओव्यूल होता है उसको निषेचित करते हैं, फर्टिलाइज करते हैं, और फर्टिलाइज करने के बाद यहाँ से फूल से फल का निर्माण होता है, और यहाँ पे बीच में सीड बनता है, और धीरे धीरे यहाँ पे फल वित्ती आ जाती है, यानी फल बन जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं कि फल पे, कि अभी हमने फूल पढ़ा कि फ्लावर पढ़ा, अब फ्लावर के बाद हम आएंगे फ्रूट पे। तो जो हमारा फ्रूट होता है वो कैसे बनता है? अब फ्रूट जो है हमारा निषेचित, परिवर्तित एवं परिपक्व अंडाशय को हम फल कहते हैं। यानी हमने क्या किया कि जो हमारी पौधे की जो ओवरी थी, ओवरी में ये जो भी बना, ये सीड जो है वो ये है, हमारे यहाँ पे जो सीड बन रहा है वो ये है, और जो हमारा पूरी की पूरी ओवरी है, यानी कि जो हमारा अंडाशय है, जो अंडाशय है यानी ओवरी जो है वो पूरी की पूरी हमारी फल वित्ती में कन्वर्ट हो जाती है। ये जो पूरा भाग है ये पूरा का पूरा क्या है? फल वित्ती में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो फल का निर्माण फूल के द्वारा होता है, ये हमने देखा। फूल का स्त्री जनन कोश अंडाशय, अंडाशय जो है वो निषेचन की प्रक्रिया के द्वारा रूपांतरित होकर फल का निर्माण कर देता है, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है? ये सीड को न्यूट्रिशन देता है, ठीक है। ये सीड को क्या देता है? न्यूट्रिशन देता है। क्यों देता है? क्योंकि ये सीड को न्यूट्रिशन देने का काम करता है, क्योंकि ये अंडाशय होता है, ये फर्टिलाइजेशन के दौरान रूपांतरित हो जाता है। कई पादप प्रजातियों में फल के अंतर्गत पक्व अंडाशय के अतिरिक्त आसपास के ऊतक भी आ जाते हैं, और फलों के अध्ययन को हम पोमोलॉजी कहते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिए आप कि फलों के अध्ययन को, फ्रूट की स्टडी को हम पोमोलॉजी कहते हैं। क्लियर हुआ? अब फ्रूट के बाद आएंगे हम फ्रूट के काम। तो बीजों को, फल के हमारे जो काम होते हैं वो क्या करते हैं? सबसे पहले जो हमारा सीड है उसके ऊपर अगर फल है तो ये क्या काम करेगा? ये सीड को सिक्योरिटी प्रदान करेगा, ये सिक्योरिटी देगा ना। तो सबसे पहले ये बीजों को संरक्षित करने के लिए होता है, सिक्योरिटी देने के लिए। और फल बीज विकास के दौरान बीज या बीज पर बाहरी वातावरण के बीच एक भौतिक बाधा के रूप में काम करता है, यानी कि ये एक फिजिकल इंटरेक्शन बना के रखता है, किससे? एनवायरनमेंट से दूर रखता है सीड को, ठीक है, ताकि उसका विपरीत प्रभाव सीड पर ना पड़े। यह बीज को चोट और अन्य प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों से बचाता है, ठीक है, जो जैसा मैंने बताया। यह बीजों को फैलाव में मदद करता है, ये फैलने में मदद करता है। ये खाद्य सामग्री का भंडारण करता है, जैसे टमाटर, सेब, आम के मामले में, ठीक है। यानी जो फल होते हैं हमारे, जैसे टमाटर में बीज के ऊपर जो फल होता है वही तो हम यूज़ करते हैं, तो ये खाद्य सामग्री का भंडारण भी करता है। और फल एक पौधे का खाने योग्य भाग है, इस पौधे का वह भाग जो खाने योग्य है, जिसे हम कहेंगे फल, फ्रूट, ठीक है। क्लियर हो गया? जो फल का मुख्य भाग, जो पौधे का मुख्य भाग होता है जिसे हम खा सकते हैं, वो होगा फ्रूट। अब आएंगे हम सीड पे। तो कृषि की नज़र से अगर देखा जाए तो बीज का अर्थ पौधों के उन सभी भागों में से होता है जो जड़, तना, कंद, शाखा, फल आदि बना सकते हैं, जिसका उपयोग हम रोपण या फसल उत्पादन के उद्देश्य से प्रयोग में लाते हैं, तथा जिसमें अपने समान ही संतान उत्पन्न करने की क्षमता बीज कहलाती है। जिसमें अपने समान ही संतान उत्पन्न करने की क्षमता हो वह सीड कहलाती है। तो ये हमारा फ्रूट से सीड बनता है, ये हमारा सीड बन गया। अब सीड के बाद क्या होता है? जो हमारा सीड बनता है ये कैसे अंकुरित होता है? इसको हमने यहाँ पे मिट्टी में लगाया, ठीक है। इसमें मिट्टी, सॉइल, वाटर वगैरह जो भी है वो देते रहते हैं। तो उसमें क्या होता है? एक छोटा सा अंकुरण उगता है उस बीज से, और वो एक प्लांट पूरा का पूरा एक प्लांट बना देता है। और जो प्लांट बनता है उसमें एक फूल लगता है, फूल के अंदर फल लगता है, फल के अंदर बीज लगता है। तो जो कहने का मतलब, जो अपने जैसे ही संतान उत्पन्न कर दे, जो अपने जैसा ही प्लांट उत्पन्न करे, वह सीड होता है, ठीक है। तो आज की हमारी क्लास यहीं ख़त्म होती है। हमने आज प्लांट मार्फोलॉजी यानी पादप आकारिकी के बारे में पढ़ा। कुछ भी डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर होगा वो होगा हमारा प्लांट
प्लांट टिश्यू, ठीक है। तो कल की क्लास जो हमारी होगी वो प्लांट टिश्यू के ऊपर होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।